300 मिलियन साल पहले की दुनिया में वापस चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां आज के जाने पहचाने कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बस एक विशाल रहस्यमयी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। उस समय पृथ्वी की सतह पर फैली सारी जमीन एक जगह इकट्ठा थी और चारों ओर फैला था एक विशाल महासागर पैंथालसा, जिसकी लहरें अनंत तक जाती थीं। सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसके चारों तरफ असीमित समुद्र पैंथालसा था। यह महासागर इतना बड़ा था कि इसकी सीमाएं नजर ही नहीं आती थीं और पैंजिया के किनारे इस समुद्र से टकराते रहते थे। पैंजिया का अंदरूनी हिस्सा एक कठोर सूखा रेगिस्तान था, जहां बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन इसके कोस्ट हरे भरे, दलदली और जीवन से भरे हुए थे, जहां शुरुआती पौधे और जानवर पनप रहे थे। इन तटों पर जीवन की विविधता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ विशाल फर्न, प्रिमिटिव कॉन्फर और डायनासोर के पूर्वज एक साथ फल फूल रहे थे। इन घने जंगलों में कीड़े, सरीसृप और छोटे स्तनधारी भी मौजूद थे, जो इस प्राचीन दुनिया का हिस्सा थे। जानवर बिना किसी समुद्र को पार किए आज के अंटार्कटिका से साइबेरिया तक घूम सकते थे। विशाल भूमि पुलों के कारण प्रजातियां आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थीं, जिससे उनका विकास और फैलाव तेज हुआ। इस एकता ने प्रजातियों को दूर दूर तक फैलने दिया, जिससे आज की तुलना में एक ज्यादा यूनिफॉर्म इकोसिस्टम बना। पूरे सुपर कॉन्टिनेंट में एक जैसी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते थे, जिससे जैव विविधता का एक अनोखा संतुलन बना। एक जैसे पौधों और जानवरों के फॉसिल अब उन कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं जो समुद्रों से अलग हो चुके हैं। यह इस प्राचीन कनेक्शन का एक साइलेंट टेस्टामेंट है। वैज्ञानिकों के लिए ये फॉसिल पैंजिया के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। पैंजिया की यह तस्वीर कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि चट्टानों, फॉसिल और पृथ्वी की परतों में छुपी कहानी है, जिसे भूवैज्ञानिकों और पैलिएंटोलॉजिस्ट्स ने खोजा है। हर खोज हमें उस समय की ओर गहराई से समझ देती है। इसके टूटने ने उस दुनिया की नींव रखी जिसे हम जानते हैं। ये दिखाता है कि कॉन्टिनेंट्स स्थिर नहीं हैं, बल्कि हमेशा चलते रहते हैं। पैंजिया के बिखरने से ही आज के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। पैंजिया को समझना हमारे प्लैनेट की डायनामिक प्रकृति को समझने का पहला कदम है। ये हमें सिखाता है कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है और आज की दुनिया भी एक लंबी भूवैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा है। सदियों से लोगों का मानना था कि कॉन्टिनेंट अचल थे। स्थिरता की असली परिभाषा शुरुआती मैप बनाने वालों ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच की फिटिंग पर ध्यान दिया, लेकिन इसे एक संयोग मानकर खारिज कर दिया। जैसे जैसे एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका में ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल और अफ्रीका में ग्लेशियल मार्क्स इकट्ठा किए, सवाल बढ़ते गए। गर्म मौसम वाले पौधे साउथ पोल के पास कैसे मौजूद हो सकते थे? आज के डिजर्टों को ग्लेशियरों ने कैसे ढक लिया होगा? कुछ थिंकर्स ने शिफ्टिंग लैंड्स के बारे में अनुमान लगाया, लेकिन उनके पास सबूत और एक यूनिफाइंग थ्योरी की कमी थी। दुनिया को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मैप को एक बहुत लंबी कहानी के फ्रेम के रूप में देख सके। पृथ्वी के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति के लिए मंच तैयार था। भूविज्ञान में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अल्फ्रेड वेगेनर एक जर्मन मौसम विज्ञानी, जिनका दूसरों द्वारा न देखी गई चीजों में संबंध देखने का हुनर था। 1910 में उन्होंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच स्ट्राइकिंग फिट पर ध्यान दिया और सोचा क्या होगा अगर वे कभी एक साथ जुड़े हुए थे। वेगेनर ने प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट घनी चट्टान के ऊपर तैरते हुए विशाल बेड़े थे, एक थ्योरी जिसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा। उन्होंने भूविज्ञान, फॉसिल और क्लाइमेट से सबूत इकट्ठा किए और 1915 में अपने विचार पब्लिश किए। वेगेनर ने पैंजिया की अवधारणा को फिर से पेश किया, इसके टूटने और कॉन्टिनेंट्स के धीमी गति से बहते जाने का वर्णन किया। उनकी दृष्टि बोल्ड थी, लेकिन उनके समय के ज्यादातर वैज्ञानिकों के लिए बहुत रेडिकल थी। वेगेनर का पहला सुराग कॉन्टिनेंट्स की जिगसॉ फिट थी। साउथ अमेरिका और अफ्रीका लगभग परफेक्टली मैच करते थे। उन्होंने आगे बढ़कर दिखाया कि सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स के साथ फिटिंग और भी बेहतर थी। कॉन्टिनेंट्स को फिर से कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने दिखाया कि वे एक समय में कैसे एक सिंगल लैंडमास बनाते थे। नॉर्थ अमेरिका
ग्रीनलैंड और यूरोप को फिर से असेंबल किया जा सकता था, जिससे अटलांटिक बंद हो जाता। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और मेडागास्कर अफ्रीका के कोस्ट से फिट होते थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक पूर्व यूनियन पैंजिया का सबूत था। वेगेनर ने तर्क किया कि जैसे जैसे पैंजिया टूटा, दरारें नए महासागरों में चौड़ी होती गईं। इस प्रक्रिया ने समझाया कि क्यों अब महासागरों से अलग हुए महाद्वीपों में समान आकार और विशेषताएं हैं। यह विजुअल आर्गुमेंट उनके रेस्टलेस अर्थ के मामले की नींव बन गया। वेगेनर की थ्योरी को फॉसिल, चट्टानों और प्राचीन जलवायु से ताकत मिली। इन सबूतों ने पहली बार यह दिखाया कि पृथ्वी की सतह हमेशा स्थिर नहीं रही, बल्कि समय के साथ बदलती रही है। एक जैसे फॉसिल, जैसे कि ताजे पानी का रेप्टाइल मेसोसॉरस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका दोनों में पाए गए। यह असंभव था जब तक कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े न रहे हों। मेसोसॉरस तैरकर विशाल महासागरों को पार नहीं कर सकता था, इसीलिए इन फॉसिल्स की मौजूदगी ने कॉन्टिनेंट्स के जुड़ाव का सीधा संकेत दिया। लिस्ट्रोसॉरस और फर्न ग्लोसोप्टेरिस के फॉसिल अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और उससे आगे दिखाई दिए। इन पौधों और जानवरों के अवशेषों का इतने दूर दूर तक मिलना ये दर्शाता है कि कभी ये जमीनें एक दूसरे से जुड़ी रही होंगी। चट्टानों ने भी यही कहानी बताई। अपलाचियन और कैलेडोनियन जैसी पर्वत श्रृंखलाएं तब मेल खाती थीं जब कॉन्टिनेंट्स को फिर से जोड़ा गया था। इन पर्वतों की बनावट और उम्र भी एक जैसी थी, मानो वे कभी एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा रही हों। समान चट्टान संरचनाएं और खनिज जमा अब दूर के कॉन्टिनेंट्स तक फैले हुए थे। इन भूगर्भीय संरचनाओं की निरंतरता ने यह साबित किया कि कभी ये जमीनें एक साथ थीं और बाद में अलग हो गईं। आज के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राचीन ग्लेशियरों के सबूत दिखाई दिए, जो एक स्थिर पृथ्वी के लिए एक पहेली थी। इन क्षेत्रों में बर्फीले निशान मिलना यह दर्शाता है कि इन जगहों की स्थिति पहले कुछ और रही होगी। लेकिन अगर ये कॉन्टिनेंट कभी साउथ पोल के पास क्लस्टर्ड थे, तो ग्लेशियल सबूत समझ में आता था। यह विचार कि महाद्वीप समय के साथ खिसक सकते हैं अब और भी मजबूत हो गया। जब कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ा गया तो ग्लेशियल स्क्रैच की दिशा मेल खाती थी। यह पैटर्न अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसी दिशा में था, जो उनके पुराने जुड़ाव का प्रमाण था। ये सभी सुराग एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते थे, कॉन्टिनेंट हिल गए थे। वेगेनर के लिए यह सबूत इतना स्पष्ट था कि महाद्वीपों का बहाव एक सच्चाई थी। वेगेनर के सबूत सम्मोहक थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। वैज्ञानिकों को अभी भी यह समझ नहीं आया था कि आखिर ये विशाल महाद्वीप कैसे और क्यों हिलते हैं। सबूतों के बावजूद वेगेनर की थ्योरी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर भूवैज्ञानिकों से। मुख्य समस्या वह यह नहीं बता सके कि कॉन्टिनेंट ठोस चट्टान से कैसे हिल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइडल ड्रैग के बारे में उनके विचारों को तुरंत बहुत कमजोर बताकर खारिज कर दिया गया। एक ड्राइविंग मैकेनिज्म के बिना उनकी थ्योरी को अटकलबाजी के रूप में देखा गया। वेगेनर की 1930 में मृत्यु हो गई। उनके विचारों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया। दशकों तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भूविज्ञान में एक कॉशनरी टेल थी। कॉन्टिनेंट्स को हिलाने वाले इंजन की तलाश जारी रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई टेक्नोलॉजी ने साइंटिस्ट्स को ओशन फ्लोर को डिटेल में मैप करने की अनुमति दी। सोनार और रेडार जैसी तकनीकों ने समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्यों को उजागर करना संभव बनाया। इससे पहले समुद्र का फर्श लगभग अनदेखा और अनजाना था, लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास एक नई खिड़की खुल गई थी। उन्होंने मिड ओशन रिज, एक विशाल अंडरवाटर माउंटेन रेंज और गहरे ओशन ट्रेंच की खोज की। ये खोजें चौंकाने वाली थीं, क्योंकि इससे पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि समुद्र के नीचे इतने बड़े भूगर्भीय स्ट्रक्चर मौजूद है। ओशन फ्लोर रिज के पास सबसे नया था, जिससे पता चलता था कि वहां नई क्रस्ट बन रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे जैसे आप रिज से दूर जाते हैं, क्रस्ट पुरानी होती जाती है, जिससे यह साफ हुआ कि समुद्र की सतह लगातार बदल रही है। 1960 के दशक में हैरी हेस और अन्य ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रस्ताव रखा। मैग्मा रिज पर ऊपर उठता है, नई क्रस्ट बनाता है, जो पुरानी क्रस्ट को एक तरफ धकेलता है।
इस प्रक्रिया ने समुद्र के फर्श के विस्तार और महाद्वीपों की गति को समझाने में मदद की। इसने वैगनर के मिसिंग मैकेनिज्म को हल कर दिया। वैगनर ने महाद्वीपों के बहाव का विचार दिया था, लेकिन यह नहीं बता पाए थे कि वे क्यों और कैसे हिलते हैं। कॉन्टिनेंट ओशन क्रस्ट से नहीं गुजर रहे थे, वे एक साथ चलने वाले बड़े प्लेटों का हिस्सा थे। पूरी पृथ्वी की सतह कई विशाल प्लेटों में बंटी हुई है, जो एक दूसरे के सापेक्ष धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। इंजन मेंटल में गर्मी और कन्वेक्शन करंट्स थे। पृथ्वी के अंदर की गर्मी इन प्लेटों को हिलाने वाली ताकत है, जो लगातार ऊर्जा प्रदान करती है। इससे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बनी। पृथ्वी का बाहरी खोल लगातार गति में कठोर प्लेटों में टूटा हुआ है। ये प्लेटें कभी टकराती हैं, कभी अलग होती हैं और कभी एक दूसरे के पास से फिसलती हैं। प्लेट रिज पर अलग होती है, ट्रेंच पर मिलती है और फॉल्ट पर एक दूसरे से खिसकती है। इन गतियों के कारण ही पृथ्वी की सतह पर बड़े बदलाव आते हैं। सबडक्शन, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी सभी इस नए मॉडल में फिट होते हैं। प्लेटों की टक्कर और खिसकने से ही ये शक्तिशाली घटनाएं होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ने भूविज्ञान को एकीकृत किया, वैगनर के क्या के लिए कैसे प्रदान किया। अब भूगर्भीय घटनाओं को एक ही सिद्धांत से समझा जा सकता था। रेस्टलेस अर्थ को आखिरकार उसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई। प्लेट टेक्टोनिक्स ने पृथ्वी के इतिहास और उसकी सतह की निरंतर बदलती प्रकृति को समझने की कुंजी दी। प्लेट टेक्टोनिक्स आधुनिक भूविज्ञान की नींव है, जो न केवल कॉन्टिनेंट्स की स्थिति को समझाता है, बल्कि उन ताकतों को भी समझाता है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं प्लेट बाउंड्रीज के साथ केंद्रित हैं। प्लेट मूवमेंट्स को समझना हाई रिस्क जोन की पहचान करने में मदद करता है, जिससे बिल्डिंग कोड्स को जानकारी मिलती है और जान बचती है। ज्यादातर ज्वालामुखी डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर बनते हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सबडक्शन ओशनिक प्लेटों को पिघलाता है। एंडी से जापान तक ज्वालामुखी विस्फोटों को बढ़ावा देता है। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं वहां उठती है, जहां कॉन्टिनेंटल प्लेटें टकराती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स गहरे पृथ्वी प्रक्रियाओं को उन लैंडस्केप्स से जोड़ता है जिन्हें हम देखते हैं। यह हमारे प्लैनेट के पास्ट और चल रहे निर्माण दोनों को समझाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी लगातार गति में एक प्लैनेट को रिवील करती है। वैगनर के कॉन्टिनेंट्स के जिगसॉ फिट के ऑब्जर्वेशन से पैंजिया का विचार और मूविंग कॉन्टिनेंट्स के सबूत की तलाश हुई। उनकी थ्योरी एक ड्राइविंग फोर्स के बिना इनकम्प्लीट थी, लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की खोजों ने मिसिंग पीस प्रदान किया। प्लेट टेक्टोनिक्स यूनिफाइंग थ्योरी बन गई, जिसने अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और महासागर निर्माण को समझाया। कॉन्टिनेंट आज भी चल रहे हैं, नाखूनों के बढ़ने की गति से। अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, पैसिफिक सिकुड़ रहा है और दूर के भविष्य में एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। दुनिया का मैप एक कभी न खत्म होने वाले जियोलॉजिकल एपिक में सिर्फ एक स्नैपशॉट है। हमारे प्लैनेट की कहानी धीमी, शक्तिशाली बदलाव की है। जमीन और समुद्र का डांस जारी है। खारिज किए गए विचार से वैज्ञानिक आधारशिला तक की यात्रा जिज्ञासा और दृढ़ता की शक्ति को दर्शाती है। वैगनर, एक बाहरी व्यक्ति, ने पूछने की हिम्मत की, क्या होगा अगर कॉन्टिनेंट चलते हैं। उनके सबूतों ने बीज बोए जो नए डेटा के सामने आने पर बढ़े। विज्ञान बोल्ड सवाल पूछकर आगे बढ़ता है, भले ही सभी जवाब न पता हों। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी पर निर्माण करती है, पुराने विचारों को चुनौती देती है और नए विचारों का परीक्षण करती है। वैगनर की कहानी हमें सवाल करना और एक्सप्लोर करना जारी रखने की याद दिलाती है। अभी भी कई रहस्य सुलझाए जाने बाकी हैं, समुद्र की गहराइयों से लेकर हमारे बदलते क्लाइमेट तक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की कहानी दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदलने के लिए एक सिंगल, दृढ़ सवाल की शक्ति का प्रमाण है।